तो इन्होंने मजाक बना दिया है, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया इन्होंने। लोकतंत्र की जड़ों पे प्रहार कर रहे हैं। भारत की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा। इसको, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, बच्चों पे सारी शक्ति को फोकस किया जाए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हम बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। हर दिन हमारी जंग और कठिन होती जा रही है। तो ये लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डालने का कार्य कर रहे हैं। देखिए देश में है ये क्या हो रहा, आदमी आदमी से जुदा हो रहा। नमस्कार, आदाब। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उस पर बात करनी जरूरी होती है, तब हम स्वामी हर्षानंद जी से उनकी राय पूछते हैं। क्योंकि आजकल आप भी देखते होंगे कि संतों की राय के बिना तो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल नहीं चलते। हालांकि वो अलग बात है, वहां वो बैठकर नफरती जुबान बोलते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। आपसे एक सवाल है मेरा। 2 दिन पहले 2000 के नोट को एक तरह से चलन में नहीं रहेगा, उसकी घोषणा हुई है आरबीआई की तरफ से। पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो मोदी जी ने किया था रात को 8 बजे 8 नवंबर 2016 को। तब लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि आप 1000 का नोट तो बंद कर रहे हैं, जिससे करप्शन बढ़ रहा है, और 2000 का नोट ला रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था, मनमोहन सिंह ने भी कहा था। लेकिन अब चुपके से आरबीआई को आगे शायद किया है, आरबीआई खुद आगे आ गए और उन्होंने कहा कि अभी 2000 का नोट वापस ले रहे हैं और 30 सितंबर आखिरी डेट है, आप इसे जमा करा दीजिए। तो क्या कुछ कहानी है ये, आखिर हो क्या रहा है? आप जरा अपना नजरिया इस पे रखिए। अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है, और ये मेजर प्रॉब्लम है भारत की कि इस समय जो नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग, ये अर्थशास्त्र के बारे में क ख ग भी नहीं जानते हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देखिए, पहले इन्होंने नोटबंदी किया, देश की श्रम शक्ति का कितना इन्होंने समय जाया किया, और मिला क्या? कितना नोट था, कितना वापिस आया, इसका आरबीआई ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अभी आरबीआई कह रही है 2000 का नोट हम बंद कर रहे हैं। आप बंद कर रहे हैं या आप नोटबंदी कर रहे हैं, ये भी अभी क्लियर ही नहीं है। मतलब सितंबर के बाद इस नोट का क्या होगा? क्या ये लीगल टेंडर रहेगा या नहीं रहेगा? इस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है। अब वो हमारे नरेंद्र भाई तो रात को इवेंट बना के कहते हैं लीगल टेंडर नहीं रहे ये नोट। तो इन्होंने मजाक बना दिया है, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया इन्होंने। लोकतंत्र की जड़ों पे प्रहार कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि किसी भी लोकतंत्र की शक्ति नागरिकों का सामूहिक चरित्र होता है, और बिना प्रशिक्षण के सामूहिक चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। और ये नोटबंदी और ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनका कोई दूरदर्शी, कोई भी इनके पास कोई विजन नहीं है। ये विजनरी लोग नहीं है। इनको बस सत्ता के उस केंद्र पे काबिज रहना है, समाज को भ्रमित करके। मेरा ये कहना है, धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें देश की श्रम शक्ति का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना होगा। तब हम दुनिया के साथ अपडेट हो सकेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हम बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। हर दिन हमारी जंग और कठिन होती जा रही है। तो ये लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डालने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस पर साफ साफ कहना चाहता हूं कि इनके पास अर्थशास्त्र का कोई दूरदृष्टि दृष्टिकोण नहीं है। ये दृष्टिकोण आप चाइना से सीखो, हमसे ज्यादा आबादी है, लेकिन लोगों को इतना स्किल्ड कर दिया गया है कि वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? आप चाइना का नाम ले रहे हो और चाइना से हमारा 36 का आंकड़ा है। नहीं, सवाल 36 या 63 का नहीं है। आप बात समझिए, आप एक मीडिया पर्सन है, आप बिल्कुल मिरर की तरह आप उस बात को समझिए। दुनिया में जो भी अच्छाइयां हैं उनको हमें स्वीकार करना है। कोई बुरा या अच्छा व्यक्ति संसार में नहीं है। हमें अच्छाई स्वीकार करना है, बुराई को हटाना है। अगर हम विश्व के गुरु बनना चाहते हो तो हमारी सोच भी तो उतनी व्यापक होना चाहिए ना। बुरी से बुरी चीज में भी अच्छाई को ढूंढा जा सकता है, मेरा ये कहना है। ये नोटबंदी करके हमें क्या मिला सिवाय बर्बादी के? आप बताइए। सारे व्यापार चौपट हो गए, नौकरी धंधे खत्म हो गए, लोगों का मतलब विश्वास टूट गया। अब आप बताइए, 2000 का नोट जिसके पास से, पहले तो बेचारा सब काम छोड़ के लाइन में खड़ा रहेगा। अब एक तरफ ये कह रहे हैं 20,000 रुपए जो है आप बैंक में जाके ट्रांसफर करा सकते हो, छोटे नोट ले सकते हो। अरे भाई, आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित क्यों कर रहे हो? आपके पास इतनी एजेंसियां हैं,
आप एक तरफ ये कहते हो कि इस नोटबंदी से आतंकवाद रुकेगा, डुप्लीकेट करेंसी रुकेगी, आप क्या कर रहे हो? आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में इतना हाईटेक जमाना है, एक 50 पैसे का जेरोक्स दिल्ली में होगा, अमेरिका का इंजीनियर बता देगा कि ये जेरोक्स कौन सी मशीन से कौन से टावर के पास से हुआ है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में हम कौन सी दुनिया बना रहे हैं? कैसे उनके साथ अपडेट करेंगे? कैसे कदम ताल करेंगे? इस पे क्या सोचा गया है? कोई योजना है हमारे पास? भारत की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा। इसको, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, बच्चों पे सारी शक्ति को फोकस किया जाए। ये नोटबंदी और ये सब कुछ जो निर्णय है, ये लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डाल रहे हैं। आपकी एजेंसियों को आप ताकतवर बनाओ, अपराध को उस तरीके से रोका जाता है। संविधान प्रदत्त शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें। दुरुपयोग करेंगे तो आप सत्ता पे काबिज रह लेंगे, लेकिन एक एक भारत एक सक्षम राष्ट्र में कभी तब्दील नहीं हो सकता। और किसी भी राष्ट्र का मूल्यांकन किसी व्यक्ति से नहीं होता है, नागरिकों के सामूहिक चरित्र से होता है। हमेशा याद रखो, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है, जिस मानवता को तार तार किया जा रहा है। और सारी योजनाएं इस तरीके से लाई जा रही जिसमें साफ साफ वोटों का ध्रुवीकरण झलकता है। इससे आगे की कोई सोच नहीं इनके पास। अर्थशास्त्र के जरिए तो हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है और इतना ज्ञान है, उसका बेहतर संयोजन करने के लिए हमें नई सोच पैदा करना होगी। सबसे पहले तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना सीखना होगा। एक 50 पैसे का जेरोक्स आज इंडिया के किसी कोने में कराइए, अमेरिका का इंजीनियर बता देगा कि कौन से टावर के पास से कौन सी मशीन से जेरोक्स किया गया। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे नोटों को कभी कभी छापते, कभी बंद करते, कभी छापते, कभी बंद करते हैं। अरे ये रणनीति क्या है? इसमें क्या सिद्ध होता है कि हमारे पास दूरदृष्टि नहीं है? तो फिर मुझे कहना पड़ता है, थोता चना वाजे घना। एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतराए जान। ये सब मुझे फिर कहावतें सुनाना पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा पंत प्रधान एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। उसको ये समझ ही नहीं है कि इस देश की जो चरित्रवान जनता, उसकी शक्ति का सदुपयोग करके हम भारत को दुनिया का नंबर 1 कंट्री कैसे बना सकते हैं। इस पे उनका कोई ध्यान ही नहीं है। उनका तो ध्यान है बस मेरी कुर्सी पे बैठा रहूं, मैं अय्याशी करता रहूं, देश जाए भाड़ में। एक अरे सवाल नागरिक जी, आपने कहा कि जो हमारा पंत प्रधान है, जो उसका ध्यान कहीं और है, वो तो चुनाव में एक ऐसी मूवी का प्रमोशन करते हैं जिसे दिखाने के लिए बच्चों को भर भर के फिल्म दिखाने के लिए साधु संत ले जा रहे हैं। फिर वहां पर नफरती भाषण देकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग आप जैसा एक चोला पहनकर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बार बार सिखा रहे हैं। ना कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ना कोई बच्चों पे फोकस की बात कर रहा है, ना ही देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। बात हो रही है कि सिर्फ एक तरह का राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इससे सब कुछ ठीक हो सकता है क्या? नहीं, ये जो है ये भ्रांत धारणा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, एक प्रस्तावना का पेज नहीं है। व्हाट इज हिंदू राष्ट्र? जी, हिंदू राष्ट्र बनने का मायना क्या है? अरे भारत का हर नागरिक हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने इस डेमोक्रेसी को दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रकृति का गुलदस्ता बनाने के लिए प्रयास किया है। दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करके भारतीय संविधान को लिखा गया है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसकी जड़ों पे तेजाब डाली जा रही है। अब आप बताइए, भारतीय संविधान में सबसे पावरफुल है जुडिशरी। वो इन सबको मॉनिटर करती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को। जब ये गलत होते हैं उसको वो रोक दी है, वो अपना काम कर रही है, पर ये जगह जगह अध्यादेश लाके उसको भी बेचारी को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक सच्चे लोकतंत्र को विकसित नहीं किया जा सकता। अभी भारत का शैशव काल है, आप समझिए। जब ये किशोर होगा भारत, एक युवा भारत बनेगा, जब लोकतंत्र में तब्दील होगा, राजा और रंग का भेद समाप्त हो जाएगा, सबको नैसर्गिक क्षमता को अपनी विकसित करने का पूरा मौका मिलेगा, देश के हर नागरिक को ऊंचा उठने का मौका मिलेगा, तो सारी दुनिया इससे सबक लेगी कि भैया हिंसा किसी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। अरे दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। हमारी डंडे वाली पुलिस हमारी किसानों के सर फाड़ देती है। हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? उस आदि मानव की सोच को हम बोझा ढो रहे हैं, जो हजारों साल पीछे मानव छोड़ चुका है। हमें अपडेट होना है दुनिया। अब आप देखिए,
जर्मनी के अंदर गिलास में झूठा जल नहीं छोड़ा जा सकता, 5 गुना पेनल्टी है। वो कहते हैं ये संपत्ति समाज की है, आपको कोई अधिकार नहीं इसको झूठा छोड़ने का। जापान में बुलेट ट्रेन आया 64 में, आज तक नो डिले नो एक्सीडेंट। कैसा प्रशिक्षण है वहां। दुबई में देखो आप, दुनिया की व्यावसायिक राजधानी में क्या माहौल बन गया है, सारी दुनिया का पैसा उधर आ रहा है। तो अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। आज नहीं तो कल हमें बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करना चाहते हैं तो हमारी सोच को आधुनिक बनाना पड़ेगा। दुनिया के बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे की मारकाट मचा रहे हैं। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। दुनिया में हमारी क्या छवि हो रही है। मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको, जो मैंने इन दिनों लिखी है। देखिए देश में है ये क्या हो रहा, आदमी आदमी से जुदा हो रहा। ये जहर घोल कर तुमने पाया है क्या, भूखे हैं बच्चे और विधवा लाचार माँ। कुछ तो समझो मेरे ओ वतन वासियों, देश की दुनिया में कैसी बिगड़ी फिजा। अब आप सोचिए, अगर हमारे यहाँ माहौल खराब है, दुनिया का पैसा यहाँ आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे बिजनेस करने आते लोग, पैसा लगा के कमाना चाहते हैं, वो आपको भी आगे बढ़ाएंगे, खुद भी कमाएंगे, सबका लाभ होगा। उबर कंपनी आई, उसने टाइम मैनेजमेंट सिखाया, लोगों को एक एक सेकंड का वैल्यू सिखाया, वो भी धनवान बने, देश के लोगों को भी समय की बचत हुई, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो हमें जिज्ञासु बनाना है समाज को, ताकि वो अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान सकें और भारत को, इस ऋषियों की तपस्वियों की भूमि को अच्छा बना सकें। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि एक ऐसा देश बनेगा जहां राजा और रंग का भेद समाप्त हो जाएगा, सब बराबरी से जिएंगे। ये एक अलौकिक संयोग है ये, कि ऐसे समय में सारी दुनिया की निगाह भारत पर है और हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। तो हम पीछे जा रहे हैं, अवनति की ओर, उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं। हमें स्किल्ड इंडिया पे काम करना होगा, बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा 20 साल। तो अब ये जो नई जनरेशन हमारे हाथ में आएगी, ये सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकती है। हम योग विषय के विद्यार्थी हैं। हम जानते हैं कि पंच महाभूत सारे जगत को संचालित करते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हजारों साल पहले भी थे, आज भी, हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम सब बदलते रहेंगे, समय के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। हम बच्चे थे, किशोर हुए, जवान हुए, आज बूढ़े हुए, कल मर जाएंगे। ये शरीर नहीं रहेगा, ये विचार रहेंगे। बस इतनी सी कहानी है। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन अब जो दृश्य उभर रहा है, ये बहुत निराश कर रहा है। ये लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डाल रहे हैं। इससे एक सक्षम राष्ट्र नहीं बन सकता है भारत में, ये कहना चाहता हूं जी। और ये जो अभी ऑर्डिनेंस लागू हुआ, अब आप देखिए, दिल्ली सरकार समाज ने चुनी है ना अपने वोट से। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, सबसे बड़ी जूरी ने अपना ये फैसला दे दिया कि चुनी हुई सरकार को आप पूरा अवसर दें काम करने का। आपका पुलिस प्रशासन आपके हाथ में रखो, जमीन आपके हाथ में रखो, बाकी सारी चीजें उनके हाथ में दो। अब ये ऑर्डिनेंस ले आए रात में, जब उनका अब देखा कोर्ट छुट्टी पे चला गया, ऑर्डिनेंस ले आए। ये मजाक बना रहे हैं ना, ये लोकतंत्र की जड़ों पे तेजाब डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है, लोकतंत्र की शक्ति जनता के हाथ में है, उसके वोट में है, और जनता ने उनको बहुमत से जिताया, उन बच्चों को, उनको मौका दिया है। उनसे एक आशा की किरण उनके मन में जगी कि ये बच्चे देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। पढ़े लिखे बच्चे, समझदार बच्चे, अच्छा सोच रहे हैं, स्कूलों पे काम कर रहे हैं, अस्पतालों पे काम कर रहे हैं। अरे ऐसे सब बच्चे आएंगे, सब अपने अपने प्रांतों में इस तरह से काम करेंगे, तो सब मिलजुल के तो एक अच्छा सक्षम राष्ट्र बनेगा। ये शरीर के अंग अगर एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे तो शरीर कैसे चलेगा? सोचिए आप। हम योग विषय के विद्यार्थी हैं। मैं ये कहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाई हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अगर हम राम राज्य लाना चाहते हैं इस धरती पे, जहां इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारी मदद करके प्रकृति की बगिया को गुलजार करें, तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में समन्वय बना के चलना होगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करना होगी। ये चारों पंथ अगर एक एक जिम्मेदारी अपनी अपनी ले लेंगे, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की, कि भाई एक कहेगा मैं बिजली की सप्लाई बढ़िया करवाऊंगा पूरे देश में, दूसरा कहेगा मैं चिकित्सा की बढ़िया करवाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं बढ़िया सड़कें बनवाऊंगा, तो भारत के हर नागरिक को समुन्नत होने का अवसर मिलेगा। तो सब समुन्नत बनेंगे तो देश समुन्नत बनेगा। आप किसी भी गरीब आदमी को धनवान बना दो और उसे अपडेट मत करो, तो वो धन सिर्फ अपने पास रख लेगा।
लेकिन धन के साथ अगर अगर उसे आप अपडेट करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराएंगे कि हमें सबके भीतर उस चेतना को जागृत करना जो अवसर हमें मिला है, तो इससे बूंद-बूंद से सागर भर जाता है। तो हम सबको सागर बनना है। इन नदियों के प्रचंड वेग को धारण करना सीखना है। मैं ये कहना चाहता हूं। तो लोकतंत्र मजबूत होगा तो नागरिकों के सामूहिक चरित्र से होगा और नागरिकों के वोट से सारी शक्ति फिसलती है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को हटाने के लिए हमें अपने वोट का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। एकमात्र हल इसी में छुपा हुआ है लोकतंत्र का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट में जो लाइन बोली है कि सदुपयोग अपने वोट का करना होगा और अगर ऐसे लोगों से आपको बचना है, उन्हें हटाना है जो फिलहाल लोकतंत्र के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। रात को ऑर्डिनेंस ले आते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही ना पाए, यानी कि उसकी गैर मौजूदगी का, उसकी छुट्टियों का एक गलत फायदा उठाया जाता है। साथ ही डिमोनेटाइजेशन पर जिस तरह से स्वामी जी ने बात कही है वो वाकई सोचने लायक है कि पहले गरीबों को लाइन में लगाया जाता है, अभी भी लोग परेशान होंगे। माना कि 2000 का नोट बहुत बड़ा नोट है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी बहुत सेविंग की थी या जिन धन्ना सेंटों के बाद जो नोट है, यार वो तो परेशान हुए, उनके पास काला धन है एक अलग बात, लेकिन परेशानी तो आएगी ना। और फिर इनको बनाने में जितना करोड़ों का खर्च हुआ उसका क्या, उस पर कौन जवाबदेही है, उसकी किसी है। बहुत सारे सवाल हैं और हम इन सवालों पर लगातार बात करते रहेंगे। स्वामी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राय रखेंगे। फिलहाल स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिंदू को वक्त दिया। आपसे किसी और एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।